अपने वक्त का सांचा बदल देना है, वक्त का सांचा बदलना है कि इस बार आर या पार वाली कहानी होगी। आइए शुरुआत करते हैं इस शानदार, जानदार और जबरदस्त सेशन का। यहाँ लाइव हो गया है, तेज पढ़ेंगे, एकदम सब ठीक बा, मस्त बा। चलिए सातों निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग होता है? यहां से शुरू करना है। किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? देखिए, अपने सौरमंडल के संबंध में सबसे पहला जानकारी किसने प्रस्तुत किया था? पहली जानकारी किसने प्रस्तुत की थी? सर, पहला जानकारी दिया था कोपरनिकस महोदय ने। ये कोपरनिकस, जिनको कहा जाता है आधुनिक के खगोल का जनक कहा जाता है। किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त थी? तो कोपरनिकस को। मेरे जिगर के टुकड़ों, यही कोपरनिकस जिनको कहा जाता है आधुनिक खगोल का जनक। लिखते चलिएगा कि सर इनको कहते क्या है? आधुनिक खगोल का जनक कहा जाता है। ये कोपरनिकस जिन्होंने 1543 ईस्वी में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। एक छोटा और बेजोर बात पूछा जाएगा कि ये कोपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के एक खगोलज्ञ हुआ करते थे। लेकिन इनसे पहले भी 140 ईस्वी में टॉलमी ने जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था। साथों, जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था किसने? टॉलमी ने दिया था। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग होता है? देखिए, ब्रह्मांड जिसमें सभी आकाश गंगाएं, ग्रह, उपग्रहों की जो उपस्थिति है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड शब्द को के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? ब्रह्मांड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? जी हाँ, इसी ब्रह्मांड के लिए कॉस्मोस शब्द का प्रयोग होता है। कॉस्मोस, एक और शब्द आता है कॉस्मोलॉजी। आपसे स्टेट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साथियों ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। जी हाँ, कॉस्मोस। सर, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? सबसे पहले किसने बता दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? सर, ये ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इस संकल्पना को सबसे पहले किसने दिया था? तेज लिख देना है। हर गांव, शहर, टोला, मोहल्ला से यह हुंकार उठनी ही चाहिए कि अब की बार बेरोजगारी पार। एकदम ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसको सबसे पहले बताया था एडविन हब्बल ने। साथों, इन्होंने दूरबीन से देख करके यह बताया था, हब्बल जी ने, कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इन्होंने ही बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? देखिए, सौरमंडल का जो फॉर्मेशन है, उस सौरमंडल का फॉर्मेशन और उसका इवैल्यूएशन करने के लिए सर्वाधिक व्यापक स्वीकृत मॉडल कौन सा है? क्लाउड परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना भी नहीं, निहारिका परिकल्पना। सर, इस निहारिका परिकल्पना किसका है? निहारिका परिकल्पना को दिया किसने? निहारिका परिकल्पना, थोड़ा तेज लिख देना है, कि इमैनुअल कांट ने निहारिका परिकल्पना को दिया था, जबकि इसी को संशोधित किया था लाप्लास ने। इसको संशोधित किया था लाप्लास ने। सबका ठीक है? लाप्लास के द्वारा इसको संशोधित किया गया था। साथों, किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के चारों ओर चंद्रमा है, उपग्रह है? बृहस्पति, अगर बातें बृहस्पति पर हुई हैं तो अटक से कटक तक तो ये भी जाएंगे। आगे बढ़ जाए। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। साथों, जोबियन ग्रह
बृहस्पति जिसके उपग्रह आपसे पूछे जाएंगे, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 95 है, 95। इसी को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है बृहस्पति को। सबसे पहले किसने कहा कि बृहस्पति के 4 उपग्रह है? गैलीलियो ने। सर ये गैलीलियो इटली का एक खगोलज्ञ हुआ करता था गैलीलियो। इसी गैलीलियो ने बताया था कि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थिति एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया है? शनि की बातें हो रही है। साथियों शनि से कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है? देखिए शनि, जिसका अंग्रेजी क्या है? सैटर्न। शनि, फटाफट लिखते चलिएगा। सबसे कम घनत्व है किसके? शनि के। सर ग्रहों में सबसे कम घनत्व किसका? शनि का। इसके चारों ओर वलयाकार संरचना है। अंतिम ग्रह है जिसे नग्न आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। उपग्रहों की संख्या 146 है। शनि के कितने उपग्रह हैं? 146 उपग्रह हैं शनि के। जबकि ये कितने वर्षों में? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 29 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है शनि। 29 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है शनि। सब लोग ठीक ठाक लिख रहे हैं? शनि के छल्लों के बारे में सबसे पहले बताया था क्रिस्टियन ह्यूजेंस के द्वारा बताया गया था। इसी के द्वारा बताया गया था। मेरे जिगर के टुकड़ों, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है? वे सभी पिंड जो रात्रि में आकाश में चमकते हैं, उन पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, नहीं अभी अभी उसको ऐड नहीं किया गया है। अभी एक 274 अभी ऐड नहीं किया गया है। ठीक है रोशन जी, आगे बढ़ लें। देखिएगा, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? सर इसी को खगोलीय पिंड कहते हैं। इसी को खगोलीय पिंड कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति का वर्णन करिए। साथों आपसे बातें होंगी बिग बैंग सिद्धांत को लेकर के। बिग बैंग थ्योरी, इसी को महाविस्फोटकाय सिद्धांत कहा जाता है। एक बिग बैंग थ्योरी, इसके प्रतिपादक आपसे पूछे जाएंगे कि बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज लैमात्रे या लेमेंटेयर? लेमेंटेयर, इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी दिया था। बिग बैंग थ्योरी है क्या? इसमें क्या उन्होंने बताया कि साथियों आज से लगभग कितना 13.7 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पूर्व, ये पृथ्वी एक मटर के दाने के समान थी। जब इस पर ताप दाब बढ़ता गया तो उसी का परिणाम है कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले इसमें एक महाविस्फोट हुआ। उस विस्फोट से ही ब्रह्मांड का निर्माण प्रारंभ हुआ था। एक बात और बताएंगे कि समस्त पृथ्वी का निर्माण जॉर्ज लेमेंटियर ने इसे दिया था। जी हाँ, उन्होंने बताया कि सिर्फ 1.46 मिनट में यह ब्रह्मांड बन चुका था, इतना कम समय में। सातों ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था कि ब्रह्मांड स्थिर है? इसको बताया किसने था? ब्रह्मांड स्थिर है, इसको किसने बताया था? हैरोल्ड जेफरी, एडविन हबल नहीं, बल्कि फ्रेड हायल ने बताया था। स्थलीय ग्रह किस के बने होते हैं? हमारे सौरमंडल का जनक है सूर्य। हमारे सौरमंडल में जनक है सूर्य। साथों इस सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, मरकरी, दूसरा शुक्र, तीसरा अपनी पृथ्वी
अर्थ और चौथा मंगल। इन चार ग्रहों को, इन्हीं चार ग्रहों को स्थलीय ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन्हीं को आंतरिक ग्रह के रूप में जानते हैं सर, इनको स्थलीय ग्रह के रूप में जानते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। ये बने होते हैं किसके? तो जितने भी स्थलीय ग्रह है ना, वो चट्टान और धातु से निर्मित होते हैं। चट्टान और धातु से निर्मित होते हैं। यहाँ ये बने होते हैं, किसके बने होते हैं? चट्टान और धातुओं के निर्मित होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये स्थलीय ग्रह के श्रेणी में है। गैस नहीं, चट्टान और धातुओं के निर्मित होते हैं। जैसे पृथ्वी में आप देखेंगे, पृथ्वी में क्या मिलेगा? तो चट्टान है और यहाँ धातु भी पाए जाते हैं ना। साथों, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करिए। इसमें से कौन स्थलीय ग्रह है उसको फटाफट लिख देना है कि स्थलीय ग्रह है बुध। ये वही बुध है जिसको किस रूप में जाना जाता है? सातवें बुध जो वाणिज्य का देवता है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। सर्वाधिक परिक्रमण गति बुद्धि के पास से है। सबसे ज्यादा परिक्रमण गति भी बुद्धि के पास से है। यदि बात उपग्रहों की करें तो उपग्रहों की संख्या 0 है बुद्धि की। कितने उपग्रह हैं बुद्धि के? 0 उपग्रह हैं बुद्धि की। सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। ठीक है, इस तरह चीर फाड़ करके हर एक प्रश्नों को पढ़ना है कि ये वन शॉट क्लास आपके लिए सबसे बेजोड़ क्लास बने। साथों, निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? देखिएगा कि किस एक ग्रह के सतह पर तरल पानी पाया जाता है। सौरमंडल का जो 8 ग्रह है, इन 8 ग्रहों में से कौन सा एक ग्रह है जिसके सरफेस पर, जिसके सतह पर लिक्विड पाया जाता है, यानी तरल रूप में पाया जाता है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल और शनि। यहां पृथ्वी, मेरे जिगर के टुकड़ों, अपना यही पृथ्वी है जो 71% जल और 29% स्थल के रूप में इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी, इसका आकार आपसे पूछा जाएगा। क्या एक बार सब लोग बताएंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है? साथों, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड है, यानी पृथ्वाकार है, भूआब है। 71% जल मात्रा के कारण ही यहां अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखता है? नीला दिखती है पृथ्वी, नीला दिखती है अपनी पृथ्वी। साथों, कौन सी विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान अवशेषित कणों के विशाल स्वास्थ्य हैं? ये कौन सा है? वैन एलन। सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक के समय में रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते क्या है? साथों, सबसे प्रसिद्ध नक्षत्र, अब बातें अगर नक्षत्रों पर हुई है तो नक्षत्र कितने? 27 होते हैं। हालांकि भारतीय मनीषियों ने 28वां नक्षत्र भी बनाया है कि 28वां नक्षत्र है अभिजित। लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने नक्षत्रों की संख्या कितना बताया कि सर नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। कितने? 27 नक्षत्र होते हैं। सबसे प्रसिद्ध नक्षत्र जिसे हम गर्मी के समय में रात में देख सकते हैं, उसी को कहा जाता है उर्सा मेजर, सप्तऋषि या बिग बियर के नाम से जानते हैं। ग्रेट बिग बियर के नाम से जानते हैं। ग्रेट बिग बियर के नाम से जानते हैं। सप्तऋषि, 7 तारों का एक विशेष स्वरूप में बना है सप्तऋषि। सातों, निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वाड्रिट्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देता है? देखिए, ये
क्वाड्रिट नामक उल्का बौछार जो है पृथ्वी से दिखाई देता है, किस महीने में दिखाई देता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं, दिसंबर और जनवरी महीने में दिखाई देता है। निम्नलिखित महीने में से लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखा जा सकता है कब? दोनों का नाम याद रखिएगा। एकदम नया प्रश्न है साथियों, एकदम नया प्रश्न है, कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए कि सर किस महीने में लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है। तो जब भी बातें होगा लिरिड्स को लेकर के, तो लिरिड्स को हम देख सकते हैं कब? ये अप्रैल महीने में देखा जा सकता है, जहां अप्रैल महीने में लिरिड्स को देखा जा सकता है। सर अंतरराष्ट्रीय स्टेशन को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा कितने मिनट का समय लगता है? ये जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, हाल ही में शुभांशु शुक्ला इस अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करके आए। उस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? देखिएगा 24 घंटा में 16 परिक्रमा पूरा करता है अंतरिक्ष स्टेशन। 24 घंटा में 16 परिक्रमा पूरा करता है ये अपना अंतरिक्ष स्टेशन। 24 घंटा में 16 है, तो एक परिक्रमा पूरा करने में 90 से 93 मिनट का समय लगता है। इसी 90 से 93 मिनट का समय लगता है अंतरिक्ष स्टेशन को पूरी पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करने में। आप कल्पना कर सकते हैं साथियों कि समस्त पृथ्वी जिसका एक परिक्रमा पूरा कर रहा है अपना अंतरिक्ष भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा कर रहा है। जी हाँ सर, कौन पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? ये अपना पृथ्वी, ये अपना पृथ्वी। साथों इस पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो हिस्सा है ये है क्रस्ट, ये है क्रस्ट। क्रस्ट भी दो प्रकार का, ये कंटिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय क्रस्ट, जबकि दूसरा होता है मेरे जिगर के टुकड़ों महासागरीय क्रस्ट। एकदम डिटेल्स कर लीजिएगा, जो भी डाउट हो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। सर महाद्वीपीय क्रस्ट जो बना होता है किसका? ग्रेनाइट का। यही कारण है कि इसका मोटाई ज्यादा होता है, मोटाई ज्यादा होता है, जबकि महासागरीय क्रस्ट बना होता है बेसाल्ट का, और बेसाल्ट से निर्मित होने के कारण इसका मोटाई कम होता है, लेकिन ये मजबूत होता है। एक छोटा बात और बताएंगे कि सर ये महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट के बीच जो असंबद्धता रेखा है, इस असंबद्धता को किस नाम से जानते हैं? कौन सी असंबद्धता है? यही है कोनराड की असंबद्धता। दोनों के बीच कौन सी कनेक्टिविटी है? कोनराड की असंबद्धता है। यहां कोनराड की असंबद्धता है, ठीक ठाक। दोनों के बीच कोनराड की असंबद्धता है। एक छोटी बात और, ये कितना? तो 35 किलोमीटर औसत इसकी गहराई होती है। नीचे 2900 किलोमीटर तक होता है मेंटल, यहां 700 किलोमीटर से ऊपर ऊपरी मेंटल, और इसके नीचे निचली मेंटल। जस्ट नीचे आएंगे तो 5150 किलोमीटर के जो ऊपर है वह बाह्य कोर, और 5150 किलोमीटर के नीचे 6371 किलोमीटर तक जो है वो है आपका आंतरिक कोर। जी हाँ, यही है आंतरिक कोर। इस बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच है लेहमैन की असंबद्धता। ठीक ठाक रहेगा ना? देखिए पूरा चीर फाड़ के पढ़ा दें, अगर सहमत हो तो एक बार अपना आप सब इजाजत जरूर दे दीजिएगा कि पूरा चीर फाड़ के पढ़ा दें। साथों इस बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच है
लेहमैन की असंबद्धता, ये लेहमैन की असंबद्धता। जैसे ही हम क्रस्ट से नीचे की ओर आते हैं, इस क्रस्ट से नीचे की ओर आते हैं, इसमें तापमान बढ़ता जाएगा, दाब बढ़ता जाएगा। परिणाम है कि यह बाह्य कोर तरल हो जाता है, बाह्य कोर तरल हो जाता है। और मेरे शेर और शेरनियों, जब बाह्य कोर तरल हो जाता है तो यहां चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट होते हैं, यही चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार भी होता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? देखिए, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा के रूप में किसको जाना जाता है? पिछले प्रश्न में हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा क्या है? क्रस्ट है। सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है क्रस्ट। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूप्रपति गति करती है, ऊपर उठती है और निर्मित होती है? उस प्रक्रिया का नाम बताना। कि सर, पृथ्वी का जो भूप्रपटी है, क्रस्ट है, यह क्रस्ट में गति होता है, यह ऊपर उठती है और यहीं से फॉर्मेशन भी होता है, निर्मित भी होता है। उसको कहते क्या है? अपक्षय, वनच्छादन, ज्वालामुखीय नहीं, पटल विरूपण कहा जाता है। इसी को पटल विरूपण कहते हैं। सातों निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, एक साथ जिंक्सो पजल की तरह बन जाते हैं? तो इसमें से पृथ्वी का सबसे बाह्य कौन है? स्थल मंडल है, सबसे बाह्य स्थल मंडल है। निम्नलिखित में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? भूकंप के अध्ययन के रूप में किसको जाना जाता है? थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस अर्थ के को लेकर के, भूकंप को लेकर के। देखिए, भूकंप में क्या क्या चीज पढ़ के अवश्य रखना है कि सर भूकंप है क्या, भूकंप कितने प्रकार का होता है, भूकंप का कारण क्या है, भूकंप का वितरण, भूकंप का वितरण किधर किधर है, भूकंपीय तरंगों से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और भूकंपों का मापन भी पूछा जाएगा कि कैसे भूकंप का मापन करते हैं, कैसे भूकंप का मापन करते हैं। बस यही 5-6 चीज तो आना चाहिए। भूकंप है क्या? पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों में उत्पन्न कंपन या दोलन, जिसमें आंतरिक ऊर्जा का बाह्य निष्कासन है, उसी को अर्थक्वेक या भूकंप कहा जाता है। साथों, भूकंप के में प्रघाती तरंगों का निष्कासन होता है, प्रघाती तरंगों का निष्कासन होता है। ठीक है, एक बेजोड़ बातें फटाफट लिखते रहेंगे कि कौन सा तरंग होता है भूकंप में, वेव कौन सा है। एकदम आसान है मेरे भाई, याद करना। पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी। जैसे ही दोनों मिलते हैं कहा जाता है इसको बॉडी वेव, यानी पिंड तरंग कहा जाता है। साथों, पी वेव से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, मात्र 3 क्वेश्चन आ सकता है, चौथा बात नहीं पूछा जाएगा। पी वेव होता कैसे है? कि यह अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य मतलब किसके जैसा? तो ध्वनि के जैसा अनुदैर्ध्य तरंग है। दूसरा, इसका गति सबसे ज्यादा होगा। साथों, पीवेव जिसका गति सर्वाधिक होगा, और जब गति सबसे ज्यादा होगा तो इसमें तीव्रता सबसे कम होता है, तीव्रता सबसे कम होता है। लिख करके रखिएगा कि तीव्रता सबसे कम होता है। आपने इजाजत दिया है कि के पढ़ाने के लिए, तो एकदम चीर फाड़ के रख देंगे विषय को आज। साउंड तो ठीक है? साउंड इशू है क्या? साउंड तो ठीक है मेरे भाई? साउंड इशू है? साउंड इशू नहीं है? देखिए, क्लास लंबा चलेगा,
हाँ, अभी बात करेंगे, सब चीजों पर बात करेंगे। जी नहीं, इसकी गति सबसे ज्यादा और तीव्रता सबसे कम होता है। आगे हम फिगर बना के भी आपको बताने वाले हैं मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे शेर और शेरनियों, चिंता काहे का है जब हम ही आ चुके हैं मैदान में। तो सर, एस वेव कैसा होता है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। किसके जैसा? तो प्रकाश के जैसा अनुप्रस्थ तरंग होता है। एक बात और लिखिएगा, तेज लिखिएगा, फटाफट लिखिएगा कि इसकी गति कैसे होती है। इसका गति तो p से कम होगा और तीव्रता तीव्रता p से अधिक इसमें तीव्रता होगा, p से अधिक तीव्रता होगा। ये 11 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका गति है, जबकि एस का गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। दोनों के गति में इतना अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए साथियों। जब भी बातें होती है अपने एल वेव्स को लेकर के, तो ये एल वेव्स कैसा होता है? तो ये अनुप्रस्थ प्लस अनुदैर्ध्य दोनों प्रवृत्ति का होता है। इसकी गति सबसे कम होगा और तीव्रता सबसे अधिक होगा। इसमें जो भी तीव्रता होगा, तीव्रता सबसे अधिक होगा। अब कुछ लोगों को गति और तीव्रता में दिक्कत आ रही है, एक सेकंड आप हमको दीजिए, समझा देते हैं कि साथ वो यही है। देखिएगा, ये पी वेव से इसकी गति ज्यादा और तीव्रता कम है। आगे बढ़ा लेते हैं। ये एस वेव, ये तीव्रता बढ़ गया लेकिन गति स्लो हो गया। सर आगे बढ़ेंगे। ये एल वेव से इसका तीव्रता और भी उच्च हो गया, जबकि गति और भी है। तो एक बार हाथ उठा के बता दें कि ये पी वेव से एस वेव और एल वेव, पी एस और एल वेव से। एक पेज लेना पड़ेगा हमको। ये भूकंप जो मूलतः कितना गहराई तक हो सकता है? अंतिम रूप से 700 किलोमीटर गहरा हो सकता है। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है ना, उसको फोकस बोला जाता है। फोकस बोलते हैं, यानी भूकंप मूल बोला जाता है। जहां से इस भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको फोकस या भूकंप मूल बोला जाता है। सबसे पहले जहां इसके झटके महसूस किए जाएं, इसी को एपी सेंटर बोलते हैं, यानी भूकंप अधिकेंद्र बोला जाता है। एपी सेंटर या भूकंप अधिकेंद्र के रूप में इसे जाना जाता है। सबसे पहले जहां भूकंप के झटके महसूस किए जाएं उसे क्या कहते हैं? एपी सेंटर या भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। इलास्टिक एनर्जी, प्रत्यास्थ ऊर्जा भूकंप से प्राप्त होती है। 2-3 शब्द कॉपी हो तो लिखिएगा कि भूकंप आने से पहले वहां पर रेडॉन गैस का मात्रा बढ़ जाता है। रेडॉन गैस का मात्रा बढ़ जाता है। तो पृथ्वी की अपनी दूरी पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? पृथ्वी अपने दूरी पर 1 घंटा में कितना घूमती है? एक बार अपने इस लोकप्रिय सेशन को लाइक करके और शेयर कर देना है कि अब हम बिल्कुल स्वस्थ होकर के और मैदान में आ चुके हैं। जहां वही अपना पुराना तेवर, शिवांशु शेखर मेरे शेर, निश्चित रूप से भाई हर एक पीडीएफ आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, हर एक पीडीएफ आप तक पहुंचाएंगे। काहे टेंशन लेते हैं? हम हैं तो क्या गम है, ऐसे ही थोड़े बोलते हैं, क्योंकि आप सबका स्नेह प्रेम है। साथ पृथ्वी अपने दूरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? जब भी इसकी बातें अगर हो तो पूरे 24 घंटा में ये 360 डिग्री घूम रही है, यानी 24 घंटा में अपने दूरी पर इस अक्ष पर एक चक्र घूम रही है। तो 1 घंटा में कितना? 360 बटा 24 भाग देंगे, 15 डिग्री घूमती है 1 घंटा में। बस यही 15 डिग्री घूमती है 1 घंटा में।
यदि इसको और तोड़ना हो कि सर 15 डिग्री घूमने में उसको 1 घंटा यानी 60 मिनट का समय लगता है, तो 1 डिग्री में कितना 60/15 यानी 4 मिनट का समय लगेगा। 1 घंटा में कितना का समय लग रहा है? सिर्फ 4 मिनट का समय लग रहा है, सिर्फ 4 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, सब वन शॉट वाले क्लास का पीडीएफ आज आप तक पहुंचाते रहेंगे, चिंता नहीं करिए। ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिए, आज का मतलब आज ही आपके पास पीडीएफ मिल जाएगा। सर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? देखिएगा, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, ये रेडियस है, ये इसकी त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है और यही अपने पृथ्वी की त्रिज्या है, ये ना। इसके ऊपर में क्रस्ट, मेंटल, नीचे वाला कमेंट बॉक्स में लिखिए 4। त्रिज्या है कितनी? 6371 किलोमीटर त्रिज्या है पृथ्वी की। चंद्रमा एक उपग्रह की कक्षा में, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? अपना जो चंदा मामा है, ये चंदा मामा पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं और पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं चंदा मामा, इसी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं चंदा मामा। साथों आपसे पूछा जाएगा कि जब ये मून अर्थ के सबसे निकट हो तो उसे क्या कहा जाता है? सबसे निकट हो इसी को उपभू कहा जाता है। क्या कोई मेरा जिगर का टुकड़ा ये बताएगा कि पृथ्वी जब चंद्रमा के सबसे निकट होती है तो कितने किलोमीटर का दूरी होता है? एक छोटा बात और फटाफट लिखेंगे कि सर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो कुल दूरी है ना, औसतन 3,84,400 किलोमीटर का दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। 3,84,400 किलोमीटर का दूरी है, लेकिन जब सबसे निकट होता है तो 3,63,300 किलोमीटर दूर होता है। कब? ये कह रहे हैं कि उस पर कब करेंगे? देखिए, आज से सब क्लास अपने पुराने रंग में रंग जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप सबका बहुत हम अस्वस्थ थे तो सबका कॉपरेशन मिला, इसके लिए सबको बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार। ठीक है, लेकिन जब हम फिट हो गए, स्वस्थ हो गए, पुराने रंग में रंग गए, तो अब मेरा भी दायित्व है कि अपने सभी क्लास को साथ समय पढ़ाते रहना। ठीक है, कोई नहीं कि मेरे दोस्त अब आ गए हैं तो फिर काहे का चिंता। थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं मेरे दोस्त। सातों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। सबसे निकट होता है 3,63,300 किलोमीटर। जब सबसे निकट हो तो 3,63,300 किलोमीटर दूर होता है, लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी जब सबसे दूर होते हैं उसको अपभू कहा जाता है और इस समय 4,05,500 किलोमीटर दूर, 4,05,500 किलोमीटर दूर पृथ्वी होती है। एकदम बाइलिंगुअल क्वेश्चन कल से करवा देंगे, कल ही परसों से बाइलिंगुअल करवा देते हैं। ठीक है सर, पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसे किस दिन के रूप में जानते हैं? अब देखिए, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, आसान क्वेश्चन, लेकिन प्रश्न को थोड़ा क्लिष्ट बना के आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, इसी को तो अमावस्या कहते हैं। सर अमावस्या को होता क्या है? सूर्य ग्रहण होता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। देखिए, अमावस्या की स्थिति
इसको सिजगी कहा जाता है। एक शब्द सुने हैं आप, सिजगी। बीपीएससी ने पूछ रखा है सिजगी के बारे में भी कि सिजगी किसको कहते हैं। सिजगी क्या है? जब तीन खगोलीय पिंड तीनों एक रेखा में हो तो इसको सिजगी कहा जाता है। अगर तीन खगोलीय पिंड और तीनों एक रेखा में हो, इसी को सिजगी कहा जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में आए, स्थिति तो वही बनती है, सिजगी। सर, दो क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों का अवधि होता है? लगभग कितने दिनों का अवधि होता है? 29.5 दिन का अवधि होता है। 29.5 दिन का अवधि होता है। इसी को 29.5 दिन बोला कि अवधि होता है। किसी मेरे भाई ने पूछा है कि 5 बजे वाला क्लास, यही क्लास आपका कंटिन्यू आज 5 बजे तक रहेगा, ठीक है? क्योंकि अभी जितना वन शॉट क्लास चलेगा ना, एक दिन में एक सब्जेक्ट का पूरा चीरफाड़ होगा, तो यही क्लास आज 5 बजे तक होगा। तो चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? तो चंद्रमा पारदर्शी, प्रकाश से युक्त, परभासी नहीं, ज्योतिहीन पिंड है। यह चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, यह अपने पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? साथियों, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है, कितने समय में करता है? 27 घंटा, 27 घंटा, 27 दिन, 7 घंटा 43 मिनट में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्र पूरा करने में 27 दिन, 60 घंटा और 43 मिनट का समय लेता है। साथियों, ये चंद्रमा जो हमसे 3,84,400 किलोमीटर है, वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के तुलना में कितना है? पृथ्वी के तुलना में कितना है? तो चंद्रमा पर पृथ्वी के तुलना में 1/6 ग्रेविटी कितना है? 1/6 गुरुत्वाकर्षण है, 1/6 ग्रेविटी है। चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को किस नाम से जाना जाता है? सर, चंद्रमा के चारों ओर एक पतला गैसीय आवरण है। इस गैसीय आवरण को किस रूप में जाना जाता है? इसी गैसीय आवरण को चंद्र का वाह्यमंडल कहा जाता है। चंद्र वाह्यमंडल कहते हैं। मंद ज्वार कब आता है? ज्वार भट्टा, टाइड आपने सुना है ना? सर, ज्वार एक होता है मंद ज्वार, इसी को निम्न ज्वार भी बोलते हैं, लघु ज्वार भी बोलते हैं। लघु ज्वार की स्थिति कब बनती है? सप्तमी अष्टमी को। दीर्घ ज्वार उच्च ज्वार है। देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं तब मंद ज्वार आता है। जी हाँ, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर हो, मंद ज्वार बनेगा। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में हो, उसी को दीर्घ ज्वार बोलते हैं, उसी को दीर्घ ज्वार बोला जाता है। ज्वार भाटा कहते किसको है? महासागरीय जल का उठना ज्वार है, जबकि गिरना भाटा है। महासागरीय जल का उठना ज्वार, गिरना भाटा कहलाता है। एक चीज और सुने होंगे, दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार, साथों, जब भी बातें होती है दैनिक ज्वार को लेकर के, तो विश्व में प्रत्येक स्थानों पर एक दिन में 2 बार दैनिक ज्वार आता है। कितने बार? 2 बार दैनिक ज्वार आता है। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में कौन सा स्थान है जहां प्रतिदिन 4 ज्वार आते हैं? विश्व में कौन सा स्थान है जहां प्रतिदिन 4 ज्वार आते हैं? सबको लिखना है ना कि विश्व का वह कौन सा स्थान है जहां प्रतिदिन 4 ज्वार आते हैं? कहां आते हैं? साउथ हैम्पटन में, नाम याद रखना है। कहां 4 ज्वार आता है? साउथ हैम्पटन में 4 ज्वार आता है। 2
उत्तरी सागर के तरफ से, जबकि दो ज्वार आते हैं इंग्लिश चैनल की ओर से, दो इंग्लिश चैनल की ओर से। जी हाँ, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है ना फंडी की खाड़ी में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी कनाडा में, फंडी की खाड़ी कनाडा में। साथों ये 16-17 मीटर का ज्वार आता है फंडी की खाड़ी कनाडा में, सबसे ऊंचा ज्वार है। एक बात है और कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? ओखा बंदरगाह कनाडा में, ओखा गुजरात में, ओखा गुजरात में। भारत में सबसे ऊंचा ओखा तट गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट और खूबसूरत सा प्रश्न। जी हाँ, तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने के बराबर होगा? देखिए, चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु को ले जाकर के डाल देंगे तो पृथ्वी के तुलना में उसका वेट कितना हो जाएगा? तो जितना ग्रेविटी होगा उतना ही उसका भार होगा, यानी 1/6। चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी कितना चक्कर पूरा कर लेता है? चंद्रमा यदि पृथ्वी की पूरी एक चक्कर पूरा करे ना, उतने समय में अपनी धुरी यानी एक्सिस पर कितना पूरा करता है? तो एक चक्र ही पूरा करता है, क्योंकि चंद्रमा को पूरी पृथ्वी पूरा करने में 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट का समय लगता है, जबकि वही समय उसको अपना धुरी पर भी लगता है। ठीक है सर, किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? इसमें से किसको एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? जब भी बातें होती है कि निम्नलिखित में से किसको एक ग्रह या प्लैनेट के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपका जवाब तेज निकलना चाहिए। ठीक है, कितना लोग नहीं लिखते हो मेरे भाई? देखिए, अगर संकल्प है कि इस बार एकदम नौकरी कब्जिया लेना है ना, तो आपको थोड़ा इनर्जेटिक रहना ही पड़ेगा, मजबूती से पढ़ना ही पड़ेंगे, हर बात सीखना ही पड़ेगा, और सेलेक्टिव नहीं। अभी तो एकदम मेहनत करने का समय है। मंगल नेपच्यून नहीं, प्लूटो को, साथों इसी प्लूटो को प्राग सम्मेलन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको ग्रहों से नाम काट के अबौना ग्रह के श्रेणी में डाल दिया। कारण क्या है? इसलिए इसका नाम कटाया था। किसी बच्चा का स्कूल से नाम कटाता है तो उसका कारण बताया जाता है ना कि काहे का नाम कटा गया। दो कारण बताया गया कि ये लगातार वरुण की कक्षा में घुस रहा था, दूसरा कि यह चंद्रमा से भी हल्का है और इसलिए इसका नाम कटा गया, इसलिए इसका नाम कटाया गया था। जहां प्राग सम्मेलन 2006 में ही इसे नाम इसका काट दिया गया था। साथों किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन का मूल कारण क्या है? तो पृथ्वी के सूर्य के कारण। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले वह खगोलीय पिंड कहलाते क्या हैं? हाँ, नॉलेज हब कह रहे हैं कि सर 11-12 100 क्वेश्चन करवा दीजिए। नहीं, देखिए 100 क्वेश्चन वाला समय अब खत्म हो गया। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा सामने है, सर पे है, एकदम एक एक दिन अब कम होता जा रहा है, तो रणभूमि में तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करना ही पड़ेगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को, इसी को तो ग्रह कहा जाता है, इसी को ग्रह कहा जाता है साथियों। जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर, वही तो ग्रह है। सर, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है?